नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल द नीलेश क्लासेस 7.0 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम देखेंगे मॉक टेस्ट, जो सभी विषयों से संबंधित होगा। सभी यानी ऑल सब्जेक्ट से लिया गया है। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे हिंदी से रिलेटेड होंगे। देखिए दोस्तों, आज जो यानी जो पेपर होगा, वो पेपर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसी से यानी जो मान लो कम से कम 90% पेपर में आएगा। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, चलिए आपकी देखते स्क्रीन हैं। पर आ चुका है कि माता पिता शब्द में कौन सा समास है। साथियों, हिंदी के टॉप लेवल के सभी क्वेश्चंस होंगे। तो माता पिता, देखिए दो शब्द अगर आपके सामने आए आज कल, यानी कि दो ऐसे शब्द आए जिसमें बीच में एक योजक चिन्ह लगा हो, यानी कि जिसको साथियों योजक चिन्ह कह सकते हैं या जिसको साथियों डैश कह सकते हैं। तो कभी भी आप अगर ऐसा चिन्ह देखें, योजक चिन्ह, तो उसमें साथियों कौन सा समास होगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसमें साथियों हमेशा द्वंद्व समास होगा। जैसे कि दिन और रात में आ जाए, जैसे कि माता पिता में आ जाए। तो यहां पर आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, एक मुहावरा है साथियों, दाम लगाना। ये दाम लगाना मुहावरे का मतलब क्या होता है? लेडीज जाती है साथियों बाजार में, मार्केट में, मूल्य आंकती हैं। 100 रुपए की चीज को 70 रुपए के लगाकर क्या देखती हैं? मूल्य आंकती हैं। इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। लड़के भी करते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, आपसे पूछा जाता है। मैंने आपको बताया था साथियों ट्रिक कि कैसा लगा लो तो पुल्लिंग और कैसी लगा लो तो स्त्रीलिंग। तो पंख कैसा है, कैसा आया है तो पुल्लिंग है। पंछी कैसी है, नहीं पंछी कैसा है, तो ये भी पुल्लिंग है। पंक्ति कैसी है साथियों, पंक्ति कैसी, यानी कि पंक्ति के साथ कैसी शब्द आ गया, तो ये कैसा शब्द हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए, बादलों के समूह को साथियों क्या कहा जाता है? तो बादलों के समूह को क्या कहा जाता है? क्या राशि कहा जाता है, गुच्छा कहा जाता है, घटा कहा जाता है? बादलों के समूह को साथियों घटा घटा कहा जाता है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अग्नि की अगर बात करें साथियों, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। चलिए, देखिए, अग्नि को हम लोग अनल भी कहते हैं, अग्नि को हम लोग पावक भी कहते हैं ना, ठीक है। अग्नि को हम लोग हुताशन भी कहते हैं, लेकिन दाहन नहीं कहते हैं। अब नहीं कहते हैं तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। कि अमृत का साथियों यहां पर आपको बताना है कौन सा पर्यायवाची नहीं है, बताइए। तो अमृत की अगर बात करें, इसको पीयूष भी कहेंगे, सुधा भी कहेंगे, सोम भी कहेंगे, लेकिन जल नहीं कहेंगे। अब जल नहीं कहेंगे तो यही आपका क्या होगा साथियों? राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए, उत्पाद शब्द का उपसर्ग आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है। तो उत्पाद की अगर संधि विच्छेद करें तो क्या क्या निकल कर आएगा? एक तो आपका उत निकल कर आएगा और पात निकल कर आएगा। तो उत्पाद शब्द में क्या उपसर्ग होगा? उत होगा। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए साथियों, मैं कह सकता हूं कि जब भी आपका यूपी पुलिस का एग्जाम है, तो हिंदी में साथियों 100% में से 100% आप प्रश्न करके आएंगे, यानी कि सभी एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं हो सकता। और मैथ और रीजनिंग तो मैं आपको साथियों ऐसी समझा दूंगा, इतनी पढ़ा के मैं आपको कुल मिला के भेजूंगा, यानी कि इतना एक्सपर्ट आपको बना के भेजूंगा कि अगर एग्जामिनर जितना भी लेवल हाई कर दे, आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप साथियों टारगेट सिलेक्शन चैनल से पढ़े हुए हो। चलिए, तो वर्धमान में अगर बात करें, प्रत्यय क्या लगेगा? अगर इसकी संधि विच्छेद की बात करें ना, तो इसकी संधि विच्छेद साथियों कुछ इस प्रकार से बनेगी, यानी कि वर्ध धनमान हो जाएगी। प्रत्यय पूछा है साथियों, तो प्रत्यय क्या लगेगा? मान लगेगा। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। तत्सम शब्द का चयन करना है आपको, बताइए, यानी कि इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है, बताइए। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं तत्सम शब्द कौन सा है। जो अग्निष्ठिका है ना, ये कैसा शब्द है? ये एक तत्सम शब्द है, आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका सी जाएगा। उसके बाद देखिए, इसमें भी आपसे पूछा जा रहा है कि तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है। तो इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है साथियों? आमलक जो शब्द है, ये आपका तत्सम शब्द है। आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद फिर से देखिए, इसमें भी आपको बताना है कि इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है। तो उत्साह साथियों अगर बात करें ना, यहां पर ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ है, ये उत्साह एक तत्सम शब्द होता है। आंसर आपका सी के साथ। कैची किस भाषा का शब्द है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तुर्की का, पश्तो का, जापानी का या अरबी का? तो कैची साथियों बहुत तेज तेज चलती है। तो किस भाषा का शब्द है साथियों? तुर्की भाषा का शब्द है। आंसर आपका ए हो जाता है। अगर बात करें साथियों, उद्गम यहां पर लिखा हुआ है, सही तरीके से नहीं। तो उद्गम शब्द में उपसर्ग अगर आपसे पूछा जाए, तो उद्गम की अगर बात करें तो साथियों उद आपका हो जाएगा और क्या हो जाएगा? गम हो जाएगा। उपसर्ग की बात की गई है, उद साथियों कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। साथियों, चैनल को आप सभी लोगों ने अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम अगर पास करना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपको एग्जाम तक देखना होंगी। और एग्जाम तक अगर आप ये क्लास देख लेते हैं तो कोई दो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि एग्जाम क्लियर भी हो सकता है या नहीं क्लियर हो सकता। बहुत आराम से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा अगर एग्जाम तक आपने मेहनत तरीके से साथियों इन सभी क्लासेस को देख लिया। हृदयहीन का विपरीत आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो राइट आंसर की अगर बात करें, हृदयहीन का विलोम आपका जो होगा वो सहृदय होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये हृदय युक्त नहीं होगा साथियों, क्या होगा? सहृदय होगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि पूर्णिमा शब्द का साथियों विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो पूर्णिमा का विलोम क्या होता है साथियों? अमावस्या होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए कि हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं और लिखी जाती हैं? तो स्वतंत्र रूप से साथियों बोली जाती हैं और लिखी जाती हैं, क्या आपको ध्यान रखना है साथियों, जो स्वर होते हैं ना ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और लिखे जाते हैं। तो ये साथियों प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें साथियों, पूछा जा रहा है कि तैरने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो तैरने की जो इच्छा रखता है उसके लिए एक शब्द अगर आपसे पूछे तो तितीर्षा आपको बताना है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो उसके लिए एक शब्द साथियों क्या होगा, बताइए। उसको क्या कहेंगे? तृप्त कहेंगे, तृप्ति कहेंगे, तृष्णा कहेंगे या तृष्णा कहेंगे? तो क्या कहेंगे साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो उसको साथियों तृप्त कहा जाता है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि साथियों तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है, बताइए। चलिए तो अगर तद्भव शब्द की बात करें, यहां पर जो आशा शब्द लिखा हुआ है ना साथियों, ये कैसा शब्द है? ये एक तद्भव शब्द है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि तद्भव शब्द कौन सा है। 19 नंबर वाला भी प्रश्न था, तद्भव कौन सा है, यहां पर भी कौन सा है। तो जो कपूर लिखे ना, कपूर, ये आपका साथियों इसमें से तद्भव शब्द है। आंख का यानी कि आंख शब्द का तत्सम शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या राइट आंसर बताओगे, बताइए। चलिए तो आप लोग ध्यान रखेंगे आंख का तत्सम शब्द क्या होता है? अर्क होता है। आंसर आपका एक बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं, बताइए। देखिए दो बातें आपको ध्यान रखना है, एक विशेषण आपको ध्यान रखना है और विशेष आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने बोला मोटा आदमी, मैंने यहां पर दो शब्द बोले, मोटा आदमी। यहां पर जो मोटा है शब्द वो क्या है? वो विशेषण है। यहां पर जो आदमी शब्द है वो विशेषता है। यानी कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष शब्द कहलाए जाते हैं, और जिन शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है वो आपके विशेषण शब्द कहलाए जाते हैं। जैसे कि ऊंचा पहाड़, तो पहाड़ यहां पर क्या हो गया? विशेष हो गया। और ऊंचा क्या हो गया? विशेषता हो गई, क्योंकि पहाड़ की विशेषता किस शब्द ने बताई? ऊंचे ने बताई। तो जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। ये बात आपको साथियों ध्यान रखना है। तो यहां पर अगर बात करें विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं, तो देखिए ऊंचा पहाड़ मैंने यहां पर बोला। अब जो पहाड़ शब्द होगा ना वो संज्ञा और सर्वनाम हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहा जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया था, जिसके मैंने बता दी, मान लीजिए कि गोरी लड़की, तो गोरी क्या हो गया शब्द? गोरी आपका विशेषण हो गया। और लड़की शब्द क्या हो गया? लड़की यहां पर साथियों विशेष शब्द हो गया। यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए वो आपका विशेष है। अगर बात करें साथियों ये प्रविशेषण क्या होता है, अगर मैं कहूं बहुत गोरी लड़की, तो यहां पर देखिए विशेषण शब्द क्या था? यहां पर ये विशेषण शब्द था साथियों, क्या था? गोरी। अब इस गोरी शब्द की भी विशेषता किसी ने बताई है, किसने? बहुत ने। तो ये आपका क्या होगा? ये प्रविशेषण होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो सिंपल सा आप लोग ध्यान रखेंगे कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। उसके बाद देखिए राजा शब्द का इसमें से पर्यायवाची साथियों कौन सा है, बताइए। चलिए तो राजा की अगर बात करें, राजा को इसमें से क्या कहा जाता है? रंक कहा जाता है साथियों राजा का। आंसर आपका बी हो जाता है। पुनर्लेखन शब्द में उपसर्ग आपसे साथियों पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। चलिए तो अगर बात करें साथियों इसकी संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो क्या शब्द निकल कर आएंगे? पुनर
धन लेख निकल कर आएगा। ठीक है ना, तो उपसर्ग पूछा गया है साथियों, पुनर हो जाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है पुनर साथियों, कहां पर लिखा है? अगर बात करें पुनर यहां पर लिखा है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। मिलनसार शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो मिलनसार की साथियों जब हम संधि विच्छेद करेंगे ना, तो क्या क्या शब्द निकल कर आएंगे? एक तो मिलन शब्द निकल कर आएगा और एक साथियों सार शब्द निकल कर आएगा। तो प्रत्यय पूछे तो मिलन बता देना साथियों, उपसर्ग पूछे तो मिलन बता देना। मतलब प्रत्यय पूछे तो सार बता देना, उपसर्ग पूछे तो मिलन बता देना। और सार पूछा है तो सार कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम समय में आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दिया जाए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न मैं आपको करवा दूं कम से कम समय में। ठीक है ना, क्योंकि साथियों अगर बात करें एग्जाम अगर आपको पास करना है तो अब आपको डबल स्पीड से चलना होगा, बहुत स्लो नहीं। और मैं वैसे तो क्लास कराता ही नहीं हूं कि थोड़ा सा आपको कंटेंट दूं, थोड़ा पढ़ाऊं और आपका समय ज्यादा लूं, नहीं, समय मैं आपका कम लेता हूं और पढ़ा बहुत ज्यादा देता हूं। चलिए, चौकोर की अगर बात करें, चौकोर शब्द में आपसे पूछा जा रहा है समास क्या है। देखिए किसी भी शब्दों को आपको पढ़कर ऐसा लगे कि इसमें कोई संख्यावाचक शब्द आ रहा है, शुरू में क्या आ रहा है? संख्यावाचक, यानी कि कोई संख्या आ रही है, जैसे कि चौकोर है, तिराहा है, चौराहा है, तो वो हमेशा साथियों उस शब्द में हमेशा कौन सा समास होगा? हमेशा साथियों उस शब्द में दीर्घ समास होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। ठन ठन गोपाल साथियों ये एक मुहावरा है, और इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? धनवान तो नहीं होता है, शक्तिशाली भी नहीं होता है साथियों, क्या होता है? खोखला होता है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, वीडियो को आप सभी लोग एक बार क्या कर देंगे? लाइक कर देंगे। जिन लोगों ने भी वीडियो को लाइक ना किया हो, एक बार आप सभी लोग साथियों वीडियो को लाइक कर देंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, इसमें अलंकार साथियों कौन सा है? तो यहां पर कौन सा अलंकार है साथियों? यमक अलंकार है, आप सभी लोग जानते हैं। औंधी खोपड़ी उल्टा मत आपसे पूछा जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है बताइए। चलिए, तो विचारों के अनुसार ही आचरण होना नहीं, जैसा व्यक्ति वैसा विचार नहीं, विचारों से ही संसार बनता है, या मूर्ख व्यक्ति की राय गलत होती है। तो यह कहा जा सकता है साथियों मूर्ख व्यक्ति की राय गलत होती है, यानी कि औंधी खोपड़ी उल्टा मत। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि सर्वोदय का आपसे साथियों संधि विच्छेद आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, तो सर्वोदय का अगर संधि विच्छेद की बात करेंगे तो सर्वधन उदय कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि आत्मनिर्भर किस समास का उदाहरण है, बताइए। चलिए, तो आत्मनिर्भर की अगर साथियों बात करते हैं तो ये तो इसमें तो तत्पुरुष समास है साथियों, क्या है? तत्पुरुष समास है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पुल्लिंग की अगर बात करेंगे साथियों, दया कैसी है तो स्त्रीलिंग है, घटना कैसी है स्त्रीलिंग है, जड़ता कैसी स्त्रीलिंग है, बुढ़ापा कैसा है, बुढ़ापा के साथ क्या आएगा साथियों? कैसा आएगा। इसलिए बुढ़ापा आपका शब्द जो होगा ना वो कैसा होगा साथियों? आपको ध्यान रखना है, पुल्लिंग शब्द होगा। और अगर बात करें साथियों बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है, जवानी में भाववाचक संज्ञा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ध्यान दीजिए, स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि कौन सा शब्द साथियों आपसे पूछा जा रहा है? पुल्लिंग है। तो आय कैसी है, ये तो स्त्रीलिंग है। आयु कैसी है, ये भी स्त्रीलिंग है। और आग कैसी है, ये भी स्त्रीलिंग है। आंगन की अगर बात करें, आंगन कैसा है, ये आपका साथियों पुल्लिंग होगा, यानी कि स्त्रीलिंग ये शब्द नहीं। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। चलिए, उसके बाद देखिए कि जिस पर विजय पाना कठिन हो उसको साथियों क्या कहा जा सकता है? एक शब्द में आपको बताना है, तो उसको क्या कहा जा सकता है? उसको दुर्जय कहा जा सकता है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए 4 विलोम शब्द, यानी कि सही विलोम का आपको चयन करना है। तामसिक का आपसे पूछा जा रहा है कि विलोम क्या हो सकता है, बताइए। तो तामसिक का विलोम साथियों क्या होता है? सात्विक होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में साथियों ये क्वेश्चन रिपीट करेगा। हमारे संविधान में मूलभूत अधिकार की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो 37 प्रश्न आपने देखे साथियों हिंदी के। अब आप उसके बाद देखेंगे 38 प्रश्न देखेंगे साथियों सामान्य ज्ञान के, उसके बाद रीजनिंग के, और उसके बाद मैथ के प्रश्नों की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चलिए, हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, मूलभूत अधिकार हैं, ये कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यूएसएसआर यानी कि रूस देश के संविधान से लिए गए हैं।
ग्रीन पार्क खेल स्टेडियम कहां पर स्थित है? अब आपसे ये पूछा जा रहा है, तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे साथियों, कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, किसी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, किसी राज्य के वित्त मंत्री होते हैं साथियों, क्या होते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें जीएसटी परिषद के उपाध्यक्ष कौन होते हैं, तो किसी राज्य के वित्त मंत्री होते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। विटामिन सी का साथियों रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है, क्या हो सकता है विटामिन सी का रासायनिक नाम? तो क्या होता है साथियों? एस्कार्बिक एसिड यानी कि एस्कार्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक साथियों किसकी है, किसके द्वारा ये पुस्तक लिखित है बताइए। तो किसके द्वारा पुस्तक लिखित है साथियों? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी है। आंसर आपका सी हो जाता है। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है बताइए। तो दूध के उत्पादन की अगर बात करें साथियों, तो भारत का प्रथम स्थान है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये आपसे एग्जाम में साथियों प्रश्न बनेगा, पूछा जाएगा। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहां पर है? तो आपको लगा देना है साथियों, देहरादून में है। आंसर इसलिए आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, बौद्ध धर्म की किस शाखा ने मूर्ति पूजा पर जोर दिया था? बौद्ध धर्म की साथियों शाखाएं थी, हीनयान, महायान। कौन सी शाखा ने, किसने, हीनयान ने या महायान ने मूर्ति पूजा पर जोर दिया था? तो महायान ने साथियों मूर्ति पूजा पर जोर दिया था, यह आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। लालटेन की अगर बात करें या लैंप की बत्ती की अगर बात करें, इसमें तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो ये किसके कारण साथियों ऊपर चढ़ता है? केशिका क्रिया के कारण ये साथियों ऊपर चढ़ता है, केशिकत्व की वजह से। आंसर आपका क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप साथियों कब अस्तित्व में आया बताने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर बात करें साथियों, आपके एग्जाम में यूपी करंट अफेयर भी आई, क्योंकि यूपी का एग्जाम है तो यूपी करंट अफेयर भी आपसे पूछी जाएगी। तो लगभग साथियों मैं आपके लिए 100 प्रश्न लाऊंगा यूपी जीके के, ठीक है। वो अगर आप देख लेते हैं, यूपी जीके के 100 क्वेश्चंस आप अगर तैयार कर लेते हैं, तो जितने भी यूपी जीके के क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर के, वो साथियों आपकी उसी वीडियो में से ही आ जाएंगे बहुत आराम से। तो इसलिए चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और उसके अलावा साथियों डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसकी पीडीएफ साथियों मैं वहां पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप साथियों कब अस्तित्व में आया? तो 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। आंसर आपका ए के साथ जाना चाहिए। सेबी से अगर बात करें, सेबी से क्या तात्पर्य है आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि सेबी की अगर बात करें इसका पूरा नाम क्या है बताइए। चलिए, तो हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कहा जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादक कौन सा देश करता है बताइए। चलिए, तो ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है साथियों? ऑस्ट्रेलिया में होता है। आंसर आपका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें रानी लक्ष्मीबाई बांध कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। पूछा जाए कौन सी नदी पर है, तो बेतवा नदी पर है, इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए साथियों, अगर बात करें 75 प्रश्नों के बाद हम लोग रीजनिंग के प्रश्न देखेंगे और मैथ के प्रश्न देखेंगे। बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। जिनको भी साथियों मैथ का डर है, ट्रिक से हम लोग समझेंगे। बहुत ज्यादा स्टेप्स में आपको मैथ रीजनिंग नहीं समझाऊंगा, बहुत आसान तरीके से मैं आपको मैथ और रीजनिंग इतनी समझा दूंगा कि जितने साथियों प्रश्न आपके बनेंगे मैथ के और रीजनिंग के, आपके एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए, निकट दृष्टि दोष की अगर बात करें तो अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दूर दृष्टि दोष में साथियों उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो आंसर आपका बी के साथ जाएगा। मशरूम क्या है, ये एग्जाम में साथियों कई बार आपसे पूछा जा चुका है। तो मशरूम क्या है? मशरूम एक साथियों कवक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। थाने का भारसाधक अधिकारी किसे कहा जाता है बताइए। तो थाने का जो भारसाधक अधिकारी होता है सहायक उप निरीक्षक होता है, यानी कि असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। अच्छा, थाने का लेखपाल किसे कहा जाता है बताइए। तो रिकॉर्ड कीपर किसे कहा जाता है, या लेखपाल किसे कहा जाता है थाने का? तो हेड कांस्टेबल को कहा जाता है। तो ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। कौन सा देश लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है?
जाता है। तो किस देश को कहा जाता है साथियों लैंड ऑफ थंडरबोल्ट? आप लोग ध्यान रखेंगे, भूटान को कहा जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। तो आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। गारो और खासी जनजातियां मुख्य रूप से कहां पर पाई जाती हैं? एग्जाम में साथियों प्रश्न बहुत पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे मेघालय राज्य में साथियों गारो जनजाति भी पाई जाती है और खासी जनजाति भी पाई जाती है, इसलिए आंसर आपका बी हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न। हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना के बाद हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद, बंगाल विभाजन के बाद साथियों? तो यहां पर अगर बात करें ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था साथियों उसके बाद नियुक्ति हुई थी किस आयोग की? तो हंटर आयोग की। यह आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। वास्को डिगामा किस देश का साथियों निवासी था? यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यह तो पुर्तगाल का साथियों निवासी था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। पुर्तगाल का साथियों ये निवासी था, बी के साथ आपका आंसर जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर साथियों है, बताइए। चलिए तो यहां पर अगर बात करें कहां पर इसका हेडक्वार्टर है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारत के राष्ट्रपति की पद चुनाव की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? देखिए राष्ट्रपति को हम और आप नहीं चुनते हैं, यानी कि हमारे द्वारा जो लोग चुने गए हैं एक तरीके से वो लोग चुनते हैं राष्ट्रपति को। यानी कि कहा जा सकता है साथियों राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होता है, उसमें वो लोग होते हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब यहां पर सवाल साथियों ये पैदा होता है कि कहां के सदस्य राष्ट्रपति को चुनते हैं? तो लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, राज्यसभा के लोग वोट देते हैं और विधानसभा के लोग वोट देते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य साथियों वोट नहीं देते हैं, नहीं दे सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। आदम का पुल साथियों किन दो देशों के मध्य है? बहुत साथियों अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा। तो भारत और श्रीलंका के बीच साथियों आदम का पुल स्थित है, इसलिए आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब आपसे पूछा जा रहा है कि HTTP से साथियों फुल फॉर्म क्या है, बताने की कोशिश की। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होना चाहिए? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होनी चाहिए। यानी कि आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति का जनक साथियों किसे कहा जाता है? तो इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे डॉक्टर वर्गीज कुरियन का। क्यों? क्योंकि डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ही श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि सलाल परियोजना साथियों ये किस नदी पर स्थित है, बताइए। तो सलाल परियोजना की अगर बात करें किस नदी पर स्थित है, तो ये साथियों चिनाब नदी पर स्थित है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। सार्क का सचिवालय कहां पर है, बताइए। तो सार्क का सचिवालय कहां पर स्थित है साथियों? काठमांडू में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और एक अच्छा क्वेश्चन देखिए कि सितार और तबले का आविष्कारक किसे माना जाता है, बताइए। तो सितार और तबले का आविष्कारक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। तो जिनका आंसर यहां पर ए है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए आर्यों की विस्तृत जानकारी हमें किस वेद से होती है? आपने चारों वेदों को पढ़ा होगा साथियों, मतलब इनसे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अगर बात करें साथियों आर्यों की हमें जानकारी कौन से वेद से मिलती है, तो ऋग्वेद से मिलती है, ये आप ध्यान रखिए। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो नाम आपको किसका याद रखना है? चौधरी रहमत अली का नाम आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता थे। अब पाकिस्तान जैसे देश के जन्मदाता हैं तो साथियों इनका नाम तो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। खैर चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन साथियों कब शुरू किया गया था? 1930 में शुरू किया गया था, इसलिए आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, बताइए। तो उसमें कितने साथियों सदस्य थे? 7 सदस्य थे, ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। चौथ नाम कर किसके द्वारा दिया जाता है, बताइए, किसके द्वारा लिया जाता है? तो अगर बात करें चौथ नाम का कर साथियों किसने लगाया था, तो अगर बात करें साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे मराठे की अगर बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी कि चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो मराठों के द्वारा लिया जाता था। और उसके बाद देखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक साथियों कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी इस पुस्तक के लेखक है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए
तमिलनाडु में स्थित नटराज की मूर्ति निम्न में से किसको समर्पित है? तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नटराज की मूर्ति भाई किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। पूछा जाए ये किसको समर्पित है, तो साथियों शिव को समर्पित है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए, निम्न में से किसके राज्यरोहण के वर्ष से शक संवत का आरंभ हुआ, बताइए। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है किसके राज्यरोहण से, तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, कनिष्क के राज्यरोहण के वर्ष से ही शक संवत का आरंभ माना जाता है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। दलाल स्ट्रीट साथियों ये कहां पर स्थित है, तो दलाल स्ट्रीट कहां पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे अपने मनोमस्तिष्क में। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोग ध्यान रखेंगे, सभी सवालों के जवाब साथियों आपके मनोमस्तिष्क में उम्मीद करता हूं स्टोर हो चुके होंगे, कहीं ना कहीं साथियों आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो चुके होंगे। और जब प्रश्न आपके स्क्रीन पर आएगा, आपके सामने प्रश्न आएगा, तो उत्तर साथियों तुरंत आपके मन से निकल पड़ेगा। कोलकाता किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो साथियों हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथियों, तो अब आपके सामने यहां पर रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे साथियों, उनको देखिएगा और बहुत सही तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि अगर बात करें साथियों, यहां पर एक प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है, जैसा आपको लग रहा है ऐसा है नहीं, बहुत आसान सा है। नीचे पहली पंक्ति में कुछ बड़े अक्षर दिए गए हैं, ये बिल्कुल कुछ बड़े अक्षर दिए गए हैं, और दूसरी पंक्ति में प्रत्येक अक्षर को एक अंक निर्धारित किया है। यानी कि एम का कोड है 3, ओ का कोड है 5, ई का कोड है 7। ऐसे अंक और अक्षर एक दूसरे के कोड है। बिल्कुल दिए हुए अक्षर समूह का सही संख्या कूट आपको चुनना है। यानी कि जो ईस्ट लिखा हो ना, जैसे कि ई का अगर बात करें, ई का कोड क्या है, तो ई का कोड यहां पर आप लोग देख लीजिए 7 है, तो ई का कोड साथियों 7 हो जाएगा। ए का कोड क्या है, ए का कोड यहां पर क्या है साथियों 6 है, तो यहां पर 6 हो जाएगा। उसी प्रकार एस की अगर बात करें, एस का कोड साथियों क्या है 2 है, तो यहां पर साथियों 2 हो जाएगा। और टी का कोड क्या है, टी का कोड 4 है, तो 76 24 साथियों आपका आंसर आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए एडीजी है, उसके बाद जी जे एम है, उसके बाद एमपीएस है, तो उसके बाद आपको बताना है ऑप्शन में से यहां पर क्या आएगा। तो सबसे पहले इसकी लेटर पोजीशन कर लीजिए। ए होता है आपका 1 पर, डी होता है आपका 4 पर, जी होता है आपका 7 पर। जी की अगर बात करें, जी 7 पर होता है, जे 10 पर होता है, और एम आपका 13 पर होता है। उसके बाद एम साथियों 13 पर होता है, पी आपका 16 पर होता है, और एस आपका साथियों 19 पर होता है। तो यहां पर एक बात हमें समझ में आई, जो लेटर ये था वही लेटर ये हो गया, जो लेटर ये था वही लेटर ये हो गया, जो लेटर ये था वही लेटर यहां पर भी हो जाएगा। यानी कि एस यहां पर साथियों आ जाएगा। पहली बात यहां पर तय हो चुकी है, बिल्कुल ठीक है ना। उसके बाद साथियों अगर बात करें दूसरा कैसे क्या आएगा, तो यहां पर देखिए कितने कितने साथियों यहां पर बढ़ाए गए हैं। सबसे पहले अगर बात करें, यहां पर 6 बढ़ाए गए हैं। उसके बाद यहां पर कितने बढ़ाए गए हैं, 6 ही बढ़ाए गए हैं, ठीक है। तो अगर यहां पर साथियों हम 6 बढ़ाएंगे, तो बिल्कुल साथियों 6 बढ़ाएंगे ना, तो 6 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक सेकंड, हाँ 6 बढ़ेगा बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें 4 से यहां पर 10 हुआ है, कितना आगे बढ़ा है साथियों, 6 बढ़ा है। उसके बाद 10 से यहां पर साथियों कितना हुआ है, 16 हुआ है, यानी कि 6 बढ़ा है। तो 16 में कितना बढ़ेगा साथियों, 6 बढ़ेगा, कितना होता है 22 होता है, और 22 नंबर पर आता है वी। अब उसके बाद अंत वाला देख लिए, जी जी यानी कि 7 पर होता है। 7 साथियों कितना हो गया है, 7 से ये बढ़ गया है कितना साथियों, 6 बढ़ा है। और 13 से 19 हुआ है, ये कितना बढ़ा है, 6 बढ़ा है। तो 19 में जब 6 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा साथियों, 25 आएगा, और 25 नंबर पर वाई आता है। यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो एस वी वाई के साथ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी वाले में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी था, तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है, जैसे कि 3 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 101 है। तो आपको बताना है कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा, ऑप्शन में से चेक करके। तो देखिए 3 से ये 10 कैसे हुआ है। सबसे पहले अगर बात करें, या तो 3 तिया 9 कर दो, ठीक है, 3 तिया 9 करके हम लोग देखते हैं। चलिए 3 तिया अगर 9 करेंगे, सॉरी 3 की गुणा 3 से करेंगे, और 1 जोड़ देंगे, 10 हो जाएगा। अब 10 की गुणा किससे करें समझ में नहीं आ रहा है, 10 की गुणा 10 से करें, 3 से करेंगे तो 30 आएगा, 100 तक पहुंच नहीं पाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि अगर 3 का स्क्वायर यहां पर कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 1 जोड़ देंगे, यानी कि स्क्वायर करके 1 जोड़ देंगे। उसी प्रकार 10 का स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और उसमें 1 जोड़ देंगे। उसी प्रकार साथियों क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। तो 101 का
स्क्वायर करने पर साथियों होता क्या है, ये सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ये 1 की गुणा होएगी, सब वैसे ही सेम आ जाएगा। उसके बाद 0 की गुणा 0 से होगी तो सब 0 0 ही हो जाएगा। और फिर से आपका साथियों 1 0 1 आ जाएगा, इसको जोड़ लो तो 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 0 यहाँ पर जोड़ना क्या था, 1 जोड़ना भी तो था बाद में। तो यहाँ पर साथियों 1 नहीं बल्कि 2 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 102 02 कहाँ पर लिखा हुआ है, 102 और 02 तो साथियों ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों शून्य से उठाऊंगा आपको और शिखर तक आपको पहुंचा दूंगा, यानी कि बेसिक टू एडवांस सारी नॉलेज आपको दूंगा। सिर्फ आपको साथियों क्लास में बने रहने की आवश्यकता है। उसके बाद देखिए, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनना है आपको जो निम्नलिखित अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो इन अक्षरों की, इन लेटर्स की मदद से नहीं बनाया जा सकता? क्या साथियों ये बनाया जा सकता है? NAI क्या यहां पर है? तो N भी है, A भी है, I भी है, ठीक है। NIT है क्या? N भी है, उसके बाद I की अगर बात करें I भी है, और उसके बाद साथियों क्या है, T भी है यहाँ पर, और AL है, AL भी है। तो ये वाला तो पहला तो बनाया जा सकता है। टेलर बनाया जा सकता है क्या? TAI है क्या यहाँ पर? T भी है, A भी है, और I भी है। LOR है तो O भी हो गया, L भी हो गया, R है क्या? R है, R भी है बिल्कुल। तो दूसरा वाला भी साथियों बनाया जा सकता है। तीसरा वाला बनाया जा सकता है EARN। तो E क्या है? E भी है, R भी है, N भी है, और यहाँ पर साथियों मतलब सब है, ये भी मिल जाएगा। लेटर की अगर बात करें, ये वाला बनाया जा सकता है। चौथा वाला LETT, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, एल भी है, एल किधर गया साथियों? एल आपका ये हो गया, ई किधर गया आपका? ई आपका ये हो गया, डबल टी किधर गया? एक तो टी ये हो गया और एक टी आपका ये हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा ई किधर गया? दूसरा ई नहीं मिल रहा है, आर है लेकिन दूसरा ई नहीं है। तो यहां पर साथियों जो 2 बार ई था, इस वजह से ये वाला नहीं बनाया जा सकता है। तो यही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए, अगले नंबर का क्वेश्चन है कि यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में क्या लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, यानी कि इस शब्द को, इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है, इस शब्द को अगर इस प्रकार लिख दे तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, परफेक्शन को क्या लिखा जाएगा? अगर आप इसको जरा सा ध्यान से देखेंगे तो इसको ही उलट के लिए लिख दिया गया है, यानी कि आई सबसे पहले है तो सबसे अंत में लिख दिया गया है। दूसरे नंबर पर एन है तो अंत से दूसरे नंबर पर लिख दिया गया है। यहां पर एन सबसे अंत में है तो सबसे पहले लिख दिया गया। बहुत आसान सा प्रश्न है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, फिर साथियों एफ लिखेंगे, और फिर साथियों आर लिखेंगे, और फिर ई लिखेंगे, और फिर पी लिखेंगे। तो ऐसा कहां पर साथियों लिखा हुआ है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। NINOITCEFEFREP। तो ऐसा तो साथियों ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है आपको और मुझे भी। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों इसी प्रकार से अगर आप पढ़ते रहे तो सिलेक्शन आपकी मुट्ठी में होगा, बहुत आराम से, ठीक है ना। बहुत आराम से साथियों वैकेंसी में एक सीट आपको बहुत आराम से मिल जाएगी। चलिए, उसके बाद देखिए, प्लस का अर्थ है घटाना, बिल्कुल। और उसके बाद यहां पर क्या लिखा है? यहां पर साथियों माइनस है, माइनस का अर्थ है गुणा करना, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद लिखा है यहां पर जो है ना वो भाग का निशान है, भाग का अर्थ है जोड़ना और गुणा का अर्थ है विभाजित करना। तो इसको आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि जहां पर गुणा दिखे तो देखो भाई गुणा का क्या अर्थ है वो लगा दोगे। सबसे पहले नंबर हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, जैसे 10 लिखा है तो 10 लिख लिया, 5 लिखा है 5 लिख लिया, 3 लिखा है 3 लिख लिया, 2 लिखा है 2 लिख लिया, 3 लिखा है 3 लिख लिया। तो यहां पर कौन सा साइन है? गुणा का है। गुणा का मतलब क्या है ये देख लेते हैं साथियों। गुणा का अर्थ है विभाजित करना, यानी कि भाग का निशान, तो भाग का निशान लगा दिया। अब भाग का अर्थ क्या है देख लेते हैं। भाग का अर्थ है जोड़ना, यानी कि प्लस लगा लिया। और उसके बाद माइनस यहां पर लिखा है तो माइनस का अर्थ है क्या? गुणा करना, तो माइनस का अर्थ है गुणा करना लगा लिया। अब प्लस का अर्थ क्या? प्लस का अर्थ है घटाना, तो हमने माइनस लगा लिया। अब सबसे पहले भाग का डिवाइड को, मतलब जो डिवाइड होता है भाग को सॉल्व करते हो, उसके बाद गुणा को, उसके बाद प्लस माइनस में से किसी को। तो अगर बात करें 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये आपका प्लस आ जाएगा, और 3 दूना आपका कितना होता है? 6 होता है, -3 आ जाएगा। तो अगर बात करें साथियों 2 और 6 आपका 8 हो जाएगा। 8 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों? 5 बचेगा। और 5 कौन से ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी वाले में नजर आ रहा है, इसलिए यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए, अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए। यहां पर अगर साथियों बात करते हैं कि सूरज 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो सूरज 2 किलोमीटर साथियों क्या चलता है? पूरब की ओर चलता है। 2 किलोमीटर हम पूरब की ओर चला लेंगे, तो यहां से है, मान लीजिए पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर चला साथियों, 6 किलोमीटर हमने इसको चला लिया।
उसके बाद और 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूरब की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है पूरब की ओर, फिर इसने मुड़ा और ये कितना चला, 2 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है, उत्तर की ओर साथियों जो है ना वो मुड़ जाता है, उत्तर की ओर ये मुड़ जाएगा, ठीक है, उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 12 किलोमीटर चलता है, यानी कि 6 तो यहाँ तक चल जाएगा और 6 आपका यहाँ तक चल जाएगा, तो ये कुल मिला के 12 हो जाएगा। उसके बाद एक सेकेंड, हाँ, तो यहां से यहां तक 6 किलोमीटर चलता है, ये है ना, ये 6 है, तो जाहिर सी बात है ये भी 6 होगी और 6 इसको हम और चला लेते, तो ये आपका 12 किलोमीटर चल जाएगा। सूरज आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? आरंभिक बिंदु तो साथी उसकी ये थी, यानी कि ये यहां से लेके ये कितनी दूरी बनेगी ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि ये दूरी कितनी बनेगी ये आपको बताना है। देखिए ये 2 है, अगर इसको भी हम खींच लेते हैं तो ये नीचे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 और 2 6 हो जाएगी, ये वाली इसको जोड़ेंगे तो नीचे तो आपकी साथियों 4 हो जाएगी, मतलब 2 ये और 2 ये वाली 4 हो जाएगी। ऊपर वाली ये वाली कितनी हो जाएगी साथियों, 6 हो जाएगी। तो अगर बात करें आधार आपका 4 है और लंबाई 6 है, तो कण आपको पता करना है। तो इसका सूत्र होता है साथियों, सूत्र कैसे निकालेंगे, कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कण आपको ज्ञात करना है, कण स्क्वायर बराबर क्या हो जाए, ए का स्क्वायर करेंगे, आधार क्या है, आधार 4 है यानी कि 4 चौक 16 आपका आ जाएगा और आपका लंब कितना है, 6 है यानी कि 36 आ जाएगा। जब इसको साथियों आप जोड़ोगे तो कितना निकल कर आएगा, के स्क्वायर बराबर 6 6 12 हो जाएगा और ये आपका 52 निकल कर यहाँ पर आएगा। अब के स्क्वायर है ना, तो साथियों के बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, यानी कि के बराबर अंडर रूट 52 यहाँ पर साथियों हो जाएगा। तो क्या अब कण इसकी लंबाई कितनी निकली, इसकी निकली जो है लंबाई वो रूट 52 निकली है। अब क्या रूट 52 यहाँ पर साथियों ऑप्शन में है, तो नहीं है। अब रूट 52 साथियों यहाँ पर अगर ऑप्शन में नहीं है तो हमें ये पता करना होगा, अब कैसे आंसर हम निकालेंगे, बहुत आसान तरीका मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ। देखिए इनकी इनकी आपस में 2 बार गुणा, यानी कि अगर ये आंसर होगा ना तो रूट 52 यहाँ पर, एक बात ये भी आपको ध्यान रखना है, रूट 52 आए यानी कि अगर 7.6 की साथियों गुणा हम करा के देखते हैं, 7.6 ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। 6 छंग आपका 36 हो जाएगा, ठीक है, 6 छंग आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 6 7 42 हो जाएगा और 3 आपका 45 हो जाएगा, 7 छंग आपके 42 हो जाएंगे, ठीक है, 7 7 49 और आपके 4 53 हो जाएंगे। इसको जरा आप कैलकुलेट कीजिए, 6 आ गया, उसके बाद साथियों 7 आ गया, उसके बाद 7 आ गया, उसके बाद यहाँ पर कितना आ गया, 5 आ गया। अगर ये 52 आ जाता साथियों तो ये आपका आंसर हो जाता, लेकिन 52 नहीं आया, तो रूट 52 हमें चाहिए। अब ऑप्शन नंबर बी वाले को जरा ऐसे ही कट करके देखो इसको, ठीक है, 7.2 है ना, 72 लिख लेते हैं, पॉइंट 2 बाद में लगा देंगे, बाद में 2 दूना 4 हो जाएगा, 7 दूना आपका 14 हो जाएगा, 7 दूना आपका 14 हो जाएगा, 7 7 49 और 1 आपका 50 हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें 4 और ये 4 आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 51 हो जाएगा। तो लगभग लगभग देखिए पॉइंट कहाँ पर था, पॉइंट 2 नंबर के बाद था, ठीक है, यानी कि 72 7.2 गुणा 7.2, तो एक नंबर 2 के बाद था, 2 के बाद लगा, तो ये किसके नजदीक आपको मिल रहा है, 51.84, यानी कि बिल्कुल साथियों 52 के आसपास मिल रहा है, तो यही आपका आंसर होगा। अब रूट 52 था नहीं ऑप्शन में, तो साथियों ऐसा ही हम करा पाए थे, ठीक है। चलिए ऐसा ही आपका हो पाएगा, सॉल्यूशन आपका ऐसा ही हो पाएगा। और कोई तरीका, वैसे तरीके तो बहुत हैं, रूट 52 को भी उस तरीके से कर सकते हैं ताकि आपका 7.2 किलोमीटर आ जाए, लेकिन ये भी आसान सा तरीका भी आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और राइट आंसर यहाँ पर बताइए क्या हो सकता है। देखिए इस तरीके के सवाल को करने का बहुत आसान तरीका मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहला आपको काम ये करना है कि जितने भी यहाँ पर लेटर लिखे हैं, जितनी भी खाली जगह है, उनको काउंट कर लो, सबसे पहला नंबर। अगर बात करें यहाँ पर साथियों, ये क्या है, ये देखिए ये ए नहीं है, सब में सी सी आ रहा है, तो ये सी ही होगा, हो सकता है सी होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि 18 मिला के साथियों कुल लेटर होंगे। तो अब तो इनके जो पेयर बनेंगे ना साथियों, वो 3 3 में भी पेयर बन सकते हैं, 6 6 में भी पेयर बन सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3 3 के पेयर यहाँ पर बना लेते हैं। तो एक ये 3 का पेयर बन जाएगा, एक ये 3 का पेयर बन जाएगा, एक ये साथियों 3 का पेयर बन जाएगा, और एक ये आपका 3 का पेयर बन जाएगा, और एक आपका ये 3 का पेयर बन जाएगा, और ये 3 का पेयर बन जाएगा।
अगर बात करें साथियों यहां पर तो हमें बिल्कुल मिल गया, BCA मिल गया। तो अगर हम यहां पर B लिख दें तो CA पहले लिखा, BCA हो जाएगा। हमें यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ C लिखना पड़ेगा। यहां पर भी हमें सिर्फ C लिखना पड़ेगा, यहां पर हमें सिर्फ B लिखना पड़ेगा, क्योंकि BCA BCA का बन रहा है ना। यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ A लिखना पड़ेगा, BCA बन जाएगा। तो अगर साथियों 18 आया ना तो 3 का पेयर भी बन सकता। अगर ऐसे काम ना चलता तो फिर हम 6-6 का पेयर बना लेते और फिर करते। तो आप कर देते अगर ऐसे ना होता, लेकिन 3 का पेयर ही यहां पर बनेगा। तो क्या क्या मैंने लेटर लिखे उसको लिख लीजिए। मैंने यहां पर साथियों लिखा, A लिखा, मैंने यहां पर B लिखा, मैंने यहां पर C लिखा, C लिखा, मैंने यहां पर B लिखा। तो अगर बात करें साथियों AB CB कहां पर लिखा हुआ है, AB CB साथियों ऑप्शन नंबर A में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए साथियों, अब उसके बाद देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कुछ शब्द आपको दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इन शब्दों को अगर अंग्रेजी शब्दकोश में आपको क्रम के अनुसार लगाना है तो कैसे लगाओगे, यानी कि डिक्शनरी में ये शब्द कैसे होंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, देखिए आई है, एम है, पी है, तो आई एम पी तो साथियों सब में है, ठीक है, तो हम नहीं अब लगा पाएंगे। अब उसके बाद अगर बात करें, देखिए ए सबसे पहले आता है डिक्शनरी में, आईएमपी तो सब में है लेकिन ए डिक्शनरी में सबसे पहले आता है, तो दो सबसे पहले आ जाएगा। अब यहां पर साथियों यानी कि दो वाला शब्द जो है वो सबसे पहले आ जाएगा। अब इसको कट कर दो, हटा दो। उसके बाद देखिए आर सबसे पहले आता है या ओ सबसे पहले आता है, तो मैं कहूंगा साथियों ओ पहले आता है आर से, तो उसके बाद वन वाला आएगा डिक्शनरी में। अब इसको देख लीजिए, पी आर यहां पर भी, पी आर यहां पर भी, अच्छा ओ भी यहां पर, ओ भी यहां पर, वी भी सेम है, वी भी सेम है। अब आई पहले आता है या ई पहले आता है, तो मैं कहूंगा ई पहले आता है, तो चार वाला पहले आ जाएगा, उसके बाद तीन आ जाएगा। यानी कि जो डिक्शनरी में क्रम रहेगा वो 2143 रहेगा। और 2143 साथियों जैसे ऑप्शन नंबर किस में है, 2143 साथियों ऑप्शन नंबर डी में है साथियों, और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये चार एक्स्ट्रा लिखा है उसमें। चलिए उसके बाद देखिए साथियों कि यहाँ पर अगर बात करें साथियों 7 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 16, उसके बाद 23 है। तो अगला नंबर साथियों क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें एक नंबर बड़ा है, यहाँ पर साथियों 3 नंबर बड़े हैं, 11 से 16 होने में साथियों 5 नंबर बड़े हैं, और 16 से 23 होने में 7 नंबर बड़े हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर साथियों 9 नंबर ही बढ़ेंगे, और जब 9 नंबर यहाँ पर बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा साथियों, 32 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है, देखिए और बताइए साथियों यहां पर राइट आंसर के रूप में क्या आ सकता है, बताइए। देखिए सबसे पहले अगर बात करें ना, यहां पर कितना बढ़ाया गया, सबसे पहले लेटर पोजीशन लिख ले, क्या करें, इतना तो पता है ये 4 पर आता है, 2 बढ़ाया गया, एफ हो गया, फिर ये एच हो गया, 2 बढ़ाया गया, जो 2 बढ़ाएगा मतलब 2 ही बढ़ाएगा, तो यहाँ पर साथियों एल आ जाएगा। और एल एक तो साथियों इस ऑप्शन में है और एक आपका इस ऑप्शन में है। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर के से 11 से क्या हो गया है, 10 हो गया, मतलब एक घटाया गया, फिर 9 यानी कि आई हो गया, एक घटाया गया, फिर एक घटाया गया, और फिर जब एच में से एक घटाएंगे तो साथियों क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। और जी कौन से ऑप्शन में है साथियों, जी तो यहाँ पर किसी ऑप्शन में नहीं है ना, ठीक है, अच्छा हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, एल जी क्यू है तो ये ठीक है, तो इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए किसी सांकेतिक भाषा में DISC को 8740 लिखा जाता है और ACHE को 3950 लिखा जाता है, तो HEAD को क्या लिखा जाएगा, ये साथियों कोड है। एच का कोड यहाँ पर क्या है, तो एच का कोड साथियों 5 है, ये देखिए एच का कोड क्या हो गया, 5 हो गया, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ई का कोड की अगर बात करें तो ई कहाँ पर है, ई यहाँ पर है, ई का कोड साथियों 0 होता है तो 0 आ गया। ए का कोड क्या है, ए का कोड साथियों ये आप लोग देख सकते हैं 3 है, तो यहाँ पर 3 आ गया। डी का कोड क्या है, डी ये है साथियों, डी का कोड आपका 8 हो जाएगा, तो 5038 आपका आंसर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, और यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, कि निम्नलिखित आकृतियों में से उस आकृति को चुनना है जो अन्य आकृतियों से बिल्कुल अलग है। यहां पर देखिए अगर बात करें क्या मामला चल रहा है, यहां पर ये एरो जो है ना साथियों ऐसे घूम रहा है, देखिए ऐसे, ये ऐसे करके इस टाइप से मतलब एरो घूम रहा है, तो ये ऐसे गया, उसके बाद ऐसे चल के साथियों ये एरो इधर आ गया, और इधर ऐसे चल के साथियों ये एरो इधर आ गया। तो अब एरो ऐसे घूम के इधर की तरफ जाना चाहिए था, ठीक है, और ये अपोजिट आ रहा है, तो सबसे अलग इसमें से कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, तो यही आपका साथियों राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए कहा जा रहा है कि 1 जनवरी को शुक्रवार है, तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन साथियों क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। अगर बात करें साथियों यहाँ पर 1 जनवरी को शुक्रवार है और अधिवर्ष कहा गया यानी कि फरवरी साथियों 29 दिन की होगी,
तो 1 जनवरी को शुक्रवार है, ठीक है भाई साहब, 1 जनवरी को शुक्रवार हो गया। बाकी के पूरे जनवरी, वैसे तो जनवरी 31 की होती है, 1 जनवरी हट गया तो 30 दिन आपके जनवरी के हो गए, 29 दिन आपके फरवरी के हो गए। और उसके बाद लिखा है कि मार्च का प्रथम दिन क्या होगा, मार्च का प्रथम दिन, मार्च का आपका 1 दिन हो गया। इस तरीके का सवाल आएगा तो ऐसा ही आप करोगे। कितने हो गए, 30 और 59 और 61 हो गए, यानी कि कुल मिला के 60 दिन हो गए। 60 को 7 से आप विभाज्य करोगे, 7 अट्ठी 56 जाएगा। विषम दिनों की संख्या कितनी है, 4 है। तो अब शुक्रवार में साथियों 4 मिला दोगे, यानी कि शुक्रवार में 4 दिन आगे कर दोगे। तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ठीक है ना। मंगलवार आपका आ गया, तो मंगलवार आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। यहां पर अगर साथियों बात करें कि मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, ठीक है, दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। अगर बात करें मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, ठीक है, उसके बाद लिखा है कि अक्षय बुद्धिमान नहीं है, यानी कि कहा जा सकता है अक्षय मेरी कक्षा का नहीं होगा। अक्षय के अतिरिक्त सभी बुद्धिमान है, ये ऐसा कहा गया है। अक्षय मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है, बुद्धिहीन विद्यार्थी नहीं है, या कुछ विद्यार्थी बुद्धिहीन नहीं है। देखिए इन दोनों कथनों के अकॉर्डिंग जो सबसे सही होगा ना, वो ये होगा, मेरी कक्षा के जितने भी विद्यार्थी, मान लीजिए 100 विद्यार्थी हैं तो सभी बुद्धिमान है, अक्षय बुद्धिमान नहीं है। इसका मतलब साथियों अक्षय जो है वो मेरी कक्षा का नहीं, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है साथियों, अभी हम लोगों ने रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, अब हम लोग देख लेते हैं साथियों मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी संपत्ति के 4/5 भाग की कीमत 16,800 है तो उसके 3/7 भाग की कीमत क्या होगी। तो मान लीजिए कोई संपत्ति है, ठीक है, मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। तो कोई संपत्ति के, यानी कि का की जगह पर गुणा आ जाएगा, तो किसी संपत्ति के यानी कि एक्स के 4/5 भाग की कीमत कितनी दे रखी है, 16,800 दे रखी है। तो सबसे पहले हम ये न मान ले साथियों कि वो किसी संपत्ति के 4/भाग की कीमत कितनी है, तो उस संपत्ति की पूरी कीमत कितनी है। उस संपत्ति की पूरी कीमत निकालने के लिए इस 5 की गुणा इससे हो जाएगी, यानी कि ये यहाँ पर आ जाएगा, और इस 4 की भाग किससे हो जाएगी, यहाँ नीचे आ जाएगा। तो ये तो साथियों हट जाएगी, यानी कि x बराबर 16,800 गुणा 5/4 आ जाएगा। इस 4 से कट करेंगे अगर, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 0 आ जाएगा। अगर 42 की 5 से साथियों गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 42 की 5 से गुणा करेंगे साथियों 2 जीरो तो ऐसे ही आ जाएंगे, 5 दूना आपके 10 आ जाएंगे, और 5 चौक आपके 20 और एक आपके 21 आ जाएंगे। यानी कि पूरी संपत्ति की अगर बात करें तो 21,000 की वो पूरी संपत्ति होगी। लेकिन कहा जा रहा है कि उस संपत्ति के उसके 3/7 भाग की कीमत क्या होगी। तो इसका 3/7 भाग निकाल दो, निकाल दिया, 7 एकम 7, 7 आपका 21 हो जाएगा, 3 जीरो लग जाएंगे, 3 तिया 9 हो जाएंगे, 9 लिख दिया, और 3 जीरो जो बचे वो लग जाएंगे, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, 9,000 के साथ। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन है कि 350 का 3/5 जो है ना वो 210 के 4/7 से कितना ज्यादा होगा। कहीं पर भी ये का लिखे तो गुणा इसका मतलब होता है, यानी कि 350 लिखा मैंने, का मतलब गुणा होता है, 3/5 लिख दिया, यानी कि ये जो है ना साथियों ये 210 के 4/7 से कितना अधिक होगा। तो देख लेते साथियों, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएंगे, 7 ही आपका 21 हो जाएगा, यानी कि 210 तो ये हो जाएंगे, और 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 21 हो जाएगा, 4 तिया 12 ये हो जाएंगे। तो अब देख लीजिए डिफरेंस साथियों कितना है, 120 से साथियों 210 है, तो डिफरेंस कितना है, कितना ज्यादा है ये, तो जाहिर सी बात है 90 ज्यादा है, 90 ज्यादा है तो आंसर आपका 90 के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या है। चलिए साथियों मैं आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लेता हूं, मैं चुनिंदा समय में कुछ सेकंडों में आपको बता देता हूं, समझा देता हूं। चलिए क्योंकि ज़्यादा समय साथियों अभी आपके एग्जाम में नहीं है आपके पास, तो बहुत अच्छे से समझिए कि एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी हैं, जिसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। यदि 50 लड़कियां और आ जाएं तो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। कुल मिला के बता दिया गया है 400 विद्यार्थी हैं, और लड़कों का अनुपात, लड़के अगर 5 हैं तो लड़कियां 3 हैं। तो अब अगर हम ये कहें अगर 400 विद्यार्थी हैं
कुल मिला के लड़के कितने हैं, कुल मिला के लड़कियां कितनी हैं। तो कैसे कराओगे, ऐसे कराओगे। अगर लड़कों का अनुपात ज्ञात करना है साथियों, तो लड़कों का अनुपात 5 है तो 5 लिख लोगे। इसके बटे में क्या लिखोगे, इन दोनों का जोड़ लिखोगे यानी कि 8 लिखोगे। ये क्या निकलेगा, ये बॉय निकलेगा। ये के बॉय कितने हैं, बॉय निकल जाएंगे। 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा, 5 पंजे 25 यानी कि 250 कितने हो जाएंगे साथियों, बॉयज हो जाएंगे। जाहिर सी बात है 250 जब बॉयज हो जाएंगे तो गर्ल्स कितनी रह जाएंगी साथियों, 150 गर्ल्स हो जाएंगी। ठीक है, 400 कुल मिला के, है ना। कहा जा रहा है कि इसमें 50 लड़कियां और शामिल कर दी जाएं। तो जब 50 लड़कियां और शामिल कर दी जाएंगी तो लड़के तो साथियों 250 ही रहेंगे, लेकिन लड़कियां कितनी हो जाएंगी साथियों, लड़कियां आपकी 200 हो जाएंगी। तो यही तो कहा जा रहा है, 50 लड़कियों को शामिल कर दिया जाए तो विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा। तो 250 का और 200 का अनुपात देख लो, 0 से 0 कट जाएगा, 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएंगे। यानी कि लड़के और लड़कियों का जो अनुपात निकलेगा वो 5:4 निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए, ए का 25% बी के 20% के बराबर है, तो ए और बी का अनुपात क्या होगा। क्या लिखा हुआ है साथियों, अगर बात करें का लिखा है तो गुणा लगा दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। देखिए ए का 25% यानी कि 25/100, ये जो है ना साथियों, ये बी के 20%। देखिए 20% का मतलब क्या होता है, 20/100। 25% का मतलब क्या होता है, 25/100। ये आपको मालूम होना चाहिए। 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 चौक आपके 100 हो जाएगा। 20 से कम 20 हो जाएगा, 20 पंजे 100 हो जाएगा। अब बी यहाँ पर लिखा हुआ ए की गुणा जब 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा साथियों, ए ही आ जाएगा, A/4। और बी की गुणा 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा, बी ही आ जाएगा, यानी कि B/5 आ जाएगा। तो अगर बात करें साथियों, ये 4 चला जाएगा उधर और वो बी आ जाएगा इधर, यानी कि हो जाएगा आपका A/B बराबर 4/5। यानी कि ए और बी का अनुपात कितना निकला, 4:5 निकला। और यही आपसे साथियों पूछा जा रहा था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। ए बी सी ने क्रमशः 600 रुपए, 1000 रुपए, 800 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। यदि वर्ष के अंत में सबको मिला के 480 का लाभ होता है तो ए को लाभ कितना होगा, आपसे पूछा जा रहा है। चलिए ए को लाभ कितना होगा साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए जितने रुपए लगाए हैं इन लोगों ने, उतने ही अनुपात में उनको लाभ मिलेगा। जैसे कि इन लोगों ने कितने कितने रुपए लगाए थे, एक ने 600 लगाए हैं, एक ने 1000 रुपए लगाए हैं, एक ने 800 रुपए लगाए हैं। अगर इनका अनुपात निकाले साथियों, 2 जीरो ये कट गए, 2 जीरो ये कट गए, 2 जीरो ये कट गए, 2 से एक बार फिर कट करो, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, यानी कि इतने अनुपात में उन्होंने पैसे लगाए हैं तो इतने ही अनुपात में उनको प्रॉफिट मिलेगा। अगर बात करें कुल मिला के प्रॉफिट जो है वो 480 है। पूछा किसका गया, ए का प्रॉफिट पूछा गया, यानी कि इसका। तो इसका प्रॉफिट लिख लेंगे और बटे में कौन सी संख्या आएगी, इन तीनों का क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। यानी कि 5 4 9 9 और आपका 3 12, यानी कि ये आपका ए का कैलकुलेट करा दोगे, ए का लाभ आ जाएगा। 12 के हम 12, 12 चौक आपके 48 हो जाएंगे, 4 3 आपके 12 हो जाएंगे, यानी कि 120 जो मिलेगा साथियों वो ए का प्रॉफिट होगा, ए का लाभ होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 5 लड़कों की औसत आयु जो है ना वो कितनी है साथियों, 12 वर्ष है। 3 अन्य लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। कुल मिला के 8 लड़कों की औसत आयु कितनी है। देखिए 5 लड़कों की औसत आयु कितनी हो गई साथियों, 12 हो गई। यानी कि 5 लड़कों की कुल योग कितनी होगी, 12 पंजे 60 होगी। ये कुल योग, कुल आयु हो गई उनकी। उसके बाद कहा गया है, अच्छा कुछ और लड़के, अन्य लड़कों की औसत आयु, 3 अन्य लड़के हैं, 3 अन्य लड़कों की औसत आयु कितनी है, 16 हो गई। तो 16 कम 16, 16 32, 16 3 आपका 48 हो गई। यानी कि तीनों की योग कितनी होगी, आयु 48 हो गई। तो 5 लड़के तो ये हैं, 3 लड़के तो ये हैं। कहा गया टोटल मिला के साथियों 8 लड़कों की औसत आयु कितनी होगी। तो इनका योग 60 है और 48 है। देख लेते हैं साथियों कितना आ जाएगा, मेरे हिसाब से 108 साथियों यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं साथियों, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या है, क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। चलिए 108/8 यहाँ पर साथियों आ गया। अब अगर बात करें साथियों, इसको कट कर लो, 2 से 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 हो जाएगा आपका, और 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 चौक 8 यहाँ हो जाएगा। अगर इसको साथियों कट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा साथियों आपका, 2
27 आ जाएगा ऊपर और नीचे कितना आ जाएगा साथियों 2 आ जाएगा, यानी कि 27/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 27/2 कितने होते हैं? 27/2 मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। 27/2 इस तरीके से आप कैसे लिखोगे? वैसे तो 13.5 हुए 27/2, 27/2 13.5 कैसे हुए? जैसे जो नीचे नंबर होगा वो नीचे नंबर वैसे ही आ जाएगा। 27 को देखो इतने आ जाए, यानी कि 2 एकम 2 कट करोगे, 2 एकम 2, 2 तियां आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एक बचा ना तो वो एक यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसे आगे 27 सही 1/2 पर। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 3 संख्याओं का औसत 28 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। तो तीसरी संख्या क्या होगी आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए 3 संख्या, एक संख्या x हो जाएगी, एक संख्या y हो जाएगी, एक संख्या z हो जाएगी। यहाँ पर कहा गया है कि पहली संख्या जो है, यानी कि ये जो है ये दूसरी संख्या की आधी है और आधी है, और जो तीसरी संख्या है ना, तीसरी संख्या साथियों दूसरी संख्या की दोगुनी है। दूसरी संख्या की साथियों क्या है? दूसरी संख्या की दोगुनी है। क्या कहा गया? फिर से देखिए, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, यानी कि अगर ये 2 है तो ये 4 हो जाएगी, ये तो कहा गया है। तीसरी संख्या जो है, यानी कि ये जो है ये दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो हमने दोगुनी कर दिया। उसके उससे पहले लिखा था पहली संख्या दूसरी की आधी है, यानी कि ये जो पहली संख्या है ये दूसरी की आधी है। तो जब ये 2 होगी तो जाहिर सी बात है ये 1 होगी। तो ए पहली दूसरी तीसरी संख्या का अनुपात हमें पता चल गया है। इन तीन संख्याओं का औसत कितना होगा? इन तीन संख्याओं का औसत होगा साथियों 28, जो प्रश्न में दे रखा है। इन तीन संख्याओं का योग कितना होगा? 8 3 आपका 24 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 84 हो जाएगा। यानी कि कहा जा सकता है, देखिए इसको हम कह सकते हैं 1x 2x 4x, बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये कुल मिला के कितने x हो जाएंगे? 6x 7x, यानी कि 7x की वैल्यू जो आई है साथियों वो 84 आई है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथियों? 84/7 आ जाएगी। और 7 एकम 7, 7 दूना 14, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी साथियों? 12 यहाँ पर आ जाएगी। तो अगर साथियों बात करें ना, हम लोग यहाँ पर आपसे पूछा गया था सबसे तीसरी संख्या बताइए। तीसरी संख्या तो 4x है और x बराबर 12 है, यानी कि साथियों 4 गुणा 12 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है और यही आपका साथियों राइट आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि ए एक काम को 18 दिन में पूरा करता है। तो ए एक काम को साथियों कितने दिन में पूरा करेगा? 18 दिन में करता है। बी उसी कार्य को ए से आधे समय में पूरा करता है, यानी कि ए जब एक काम को 18 दिन में करता है और बी उस काम को साथियों ए से आधे दिन में पूरा करता है, यानी कि जब ए 18 दिन में कर रहा है तो ए से आधे दिन में क्या हो जाएगा? यानी कि 9 दिन में पूरा करेगा। तो दोनों मिलकर एक दिन में कार्य का कितना भाग पूरा करेंगे? पहले तो ये निकाल लो कि कितने दिन में कार्य करेंगे। देखिए यहाँ पर एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो 18 के पाड़े में भी है, 9 के पाड़े में भी है। तो 18 ले लेते हैं। 18 एकम 18, 9 दूना आपका 18 हो जाएगा। अब ये क्या है साथियों? ये टोटल काम है, ठीक है ना? ये टोटल काम है। ये दोनों ये एक दिन में एक काम करते हैं और ये एक दिन में 2 काम करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। टोटल काम ये है, दोनों मिलकर 3 काम करते हैं। तो कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में करेंगे। ये क्या निकला साथियों? ये निकला आपका टोटल, यानी कि 6 दिन में करेंगे। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे? एक दिन में दोनों मिलकर 1/6 काम करेंगे। अगर कहा जाए कि मान लीजिए साथियों कोई है 5 दिन में वो काम करता है, तो अगर क्या पूछा जाए एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में एक काम करेगा, ऐसे होता है साथियों। तो 1/6 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? यानी कि 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, मतलब चाल है ना वो किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है, लेकिन पूछा यह जा रहा है कि मीटर प्रति सेकंड में बदल के बताओ। तो बहुत आसान सा प्रश्न है। कितने किलोमीटर लिखा हुआ? 108 लिखा है। इसको मीटर प्रति सेकंड में अगर बदलना हो तो बस 5/18 से भाग कर देना, आंसर आ जाएगा। 18 एकम 18, 18 छंग आपका कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। 6 पंजे कितना हो जाएगा साथियों? 30 हो जाएगी, यानी कि 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। तो आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अगर बात करते यहां पर लिखा होता आपका 108 मीटर प्रति सेकंड, उसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना होता तो 18/5 से गुणा कर देते। तो ये दो बातें साथियों आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो ये साथियों 100 सवाल आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए हिंदी के पूरे प्रश्न कराए, उसके अलावा सामान्य ज्ञान के पूरे प्रश्न कराए, लेकिन वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए कुछ प्रश्न मैंने आप मैथ के कराए और कुछ प्रश्न मैंने आपको रीजनिंग के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो
कमेंट करें एंड लाइक करें, और वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए देखते हैं आगे की वीडियो, मिलेंगे अब।